बस आपका अटेंशन चाहिए और कुछ नहीं। बस ऐसा ना हो कि आप खाली वीडियो देख रहे हैं और काम हो रहा है। मुझे इस सिस्टम को चलाने के लिए आपसे अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज असेस करने के लिए वैल्यू चेन अप्रोच हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब हम लोगों के यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि नहीं, हम लोग बाकियों से बेटर कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, उसमें हम वैल्यू चेन को यूज करके पता करना चाह रहे हैं। तो वैल्यू चेन अप्रोच बोलता है इसको पता करने के लिए मैं आपका पहले इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस करूंगा। इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस लाइक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम में पहले बोल रहा है आइडेंटिफाई करूंगा फर्म का वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेसेस क्या है। प्रोसेसेस इज लाइक आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज। फिर बोलेगा उसका सारा कॉस्ट मुझे जानना है, कॉस्ट ऑफ सच प्रोसेस। फिर थर्ड बोल रहा है हर एक कॉस्ट का ड्राइवर मुझे चाहिए। फोर्थ बोलता है मुझे हर एक्टिविटी का एक दूसरे से लिंक क्या है वो समझना है। फिर मुझे जानना है कि कहाँ पर मैं कॉस्ट कम कर सकता हूँ, कहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा कर सकता हूँ। अगर मैं अपने क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना किसी एक एक्टिविटी का कॉस्ट को कम कर दिया, अगर मैं क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना आपने किसी एक्टिविटी का कॉस्ट कम कर दिया, तो फिर मेरे यहाँ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ गया। यूजिंग द वैल्यू चेन अप्रोच, अ कंपनी गोज बियॉन्ड सिंपल अक्रॉस द बोर्ड कट्स एंड अटेम्प्ट्स टू लोअर कॉस्ट एंड इंप्रूव एफिशिएंसी विद इन ईच वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस। इससे क्या फायदा होता है, हम लोग एक अक्रॉस द बोर्ड कट का कॉन्सेप्ट होता है कि बस एक नोटिस जारी हो जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कि 10% हर डिपार्टमेंट में कॉस्ट रिडक्शन करना है 3 महीने में, तो इससे क्या होता है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। बट वैल्यू चेन अप्रोच बोलता है कि आप वहीं पर कॉस्ट कम करेंगे जहां पर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। नेक्स्ट इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस में आ जाता है। इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस में द फोकस इज ऑन इंप्रूविंग द वैल्यू परसीव्ड बाय कस्टमर्स ऑन द कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफरिंग। द फोकस इज ऑन हाउ कस्टमर्स आर परसीविंग आवर वैल्यू। The firm must identify and analyze the value creating process and carry out a differentiation analysis. So what are the steps here? First, you identify how customers feel that the value is created for them through your processes. What is the idea of the customer for them that you are creating value? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक तो मैं अपने एंगल से सोचूं कि मैं इनपुट लाया, प्रोसेस किया, फिनिश गुड्स बनाया, देखो मैंने वैल्यू क्रिएट किया, ऐसे नहीं सोचना है। कस्टमर कैसे सोच रहा है उस वैसे सोचना है, वो आइडेंटिफाई करना है आपको कि कस्टमर बोल रहा है कि देखो मैं ये चीज़ अगर यहाँ से लिया तो फिर मुझे इस अदरवाइज वो कैसे मिलता, और फिर यहाँ से लेने से मेरे को क्या क्या बेनिफिट्स हो गया, और उसके बाद आपने क्या क्या और उनको सपोर्ट दे दिया कि और ज़्यादा उनको बेनिफिट हो गया। ऐसा आपको उसका फ्लो डिसाइड करना है, ठीक है। आपको फ्लो डिसाइड करना है। what you have to do is you have to decide the flow of how customers are perceiving the value from your system, then evaluate differentiation strategies for enhancing customer value। फिर ये सोचना है कि उस कस्टमर को और ज्यादा वैल्यू कैसे दें, उसके लिए डिफरेंशिएशन क्या क्या करें। और थर्ड, डिटरमाइन द बेस्ट सस्टेनेबल डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। जो भी चीज करो, देखो हर डिफरेंशिएशन कॉस्टली होता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज आप करें जो आप सस्टेन भी कर सकें। सो डिटरमाइन द बेस्ट सस्टेनेबल डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जैसे मेरे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, तो एक होता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं तो देखो सुबह आता हूँ, यहाँ पे बैठता हूँ, सिस्टम ऑन करता हूँ, ऐसे पढ़ता हूँ और फिर नोट्स वोट्स बनाता हूँ और फिर आपको पढ़ाता हूँ, तो मेरा यहाँ का वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस अलग है। वो नहीं सोचने बोल रहे हैं हम लोग, ये सोचने बोल रहे हैं कि कस्टमर कैसे सोच रहा है। जैसे स्टूडेंट अपने एंगल से आके सोचेगा ना कि यहाँ पे आया तो मैं एडमिशन लिया, तो उसके बाद मेरे को देखो इस तरह से बुक्स मिला, मेरे को इस तरह से अपना LMS में एक्सेस मिला, मुझे इस तरह से मेल आया, फिर इस तरह से सर ने पढ़ाया। वो चीज़ अगर सर ऐसे नहीं पढ़ाते तो मेरे को कितना समय लग जाता पढ़ने में, सर के रहने से मेरे को कितना जल्दी पढ़ने को मिल गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उस सारे स्टेप्स में कौन सा चीज़ पे हम लोग अपने तरफ से और डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। फिर ये भी देखेंगे कि वो डिफरेंशिएशन हम क्या सस्टेन कर सकते हैं। गॉट इट? सो दिस इज हाउ इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस इज डन। नेक्स्ट इज वर्टिकल लिंकेज। इंपॉर्टेंट है इसमें, पूरा इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। वर्टिकल लिंकेज मैंने ऊपर में भी बताया था कि इट्स अबाउट स्टडिंग हाउ इन इंडस्ट्री द अदर पीपल फ्रॉम whom you are connected as a buyer or as a supplier, how they are creating value. So जैसे मैं रेडीमेड गारमेंट वाला हूँ, तो मेरे ऊपर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग वाला है जो मुझे बेचते हैं, तो वो कैसे वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। और फिर मैं रेडीमेड गारमेंट वाला हूँ, मैं होलसेल में जो चेन स्टोर्स हैं फैशन के, वो लोग को बेच देता हूँ, तो वो लोग कैसे वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, मैं उसको समझने का कोशिश जब करता हूँ। मेरे नीचे वाले या मेरे ऊपर वाले, उसको वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस कहते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्री वैल्यू चेन एनालिसिस। ओके, A vertical linkage analysis includes all upstream मतलब supplier, and downstream मतलब मेरे customer throughout the industry. The analysis encompasses activities beginning at source of material and ending at final delivery products to the customers. कहाँ से शुरू होता है? जहाँ से रॉ मटेरियल नेचर से उठाया जाता है, वहां से नेचर से जहाँ से रॉ मटेरियल लाया जाता है, जैसे टेक्सटाइल वाला किसी और से लेता होगा, वो किसी और से लेता होगा, तो जहां से नेचर से उठाया जा रहा है वहां से पकड़ के जब तक ये गुड्स एंड कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाता है कंजम्पशन के लिए, तब तक आपको जर्नी को समझना है। अ कंपनी माइट नॉट कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज इन द एंटायर वैल्यू चेन। कोई कंपनी जरूरी नहीं कि अपने वैल्यू चेन का सारा काम करती होगी।
Hence, it might not be in the position to obtain information relating to cost and revenues for each process being carried out in industry. जब मैं सारा काम करता ही नहीं तो मुझे पूरे इंडस्ट्री का इधर का और उधर का कैसे मालूम होगा? However, such information is necessary for a firm to carry out a vertical सर्वे करवाइए, रिसर्च करिए, ये सब जानकारी प्राप्त करिए। वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस करने से आप अपने बिजनेस में, अपने सप्लाई चेन में और ज्यादा कंट्रोल पा सकते हैं। आपका वो 5 फोर्सेस में 2 फोर्स है ना, बायर और सप्लायर का जो बार्गेनिंग पावर है उसका इंपैक्ट आप कम कर सकते हैं। इट कैन बी लिंक्ड विद वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑल्सो। वर्टिकल इंटीग्रेशन में 2 कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड मतलब अपने कस्टमर जो हमारा काम करता है वो काम हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने से अपना चेन स्टोर अप खोल रहे हैं, हम अब चेन स्टोर को बेचेंगे नहीं, हम फैशन स्टोर को बेचेंगे नहीं, हम खुद अपना फैशन स्टोर में बेचेंगे। और दूसरा हो सकता है कि हम अपने से पीछे हमारा जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से बाई करने का काम था, तो हम लोग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस खोलना चाह रहे हैं अपना। तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मीन्स ओन और कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स, एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज ओन और कंट्रोल द सप्लायर। इट्स नॉट अबाउट जस्ट डूइंग द सेम थिंग। 2 तरह से होता है इसमें। एक हो सकता है कि आप अपना कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट करके इतना एक्सपैंड करेंगे कि वो काम भी आप अपने यहाँ करने लगे, ये तरीका होता है। दूसरा तरीका भी होता है, शॉर्टकट तरीका, इनऑर्गेनिक तरीका होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, उनका कंपनी का शेयर्स ले लेते हैं। खत्म भैया, तू जैसे करना है करते रहे, चलाते रहे, मेरा थोड़ा बहुत गाइडेंस रहेगा, और मैंने तो पैसे लगा दिए, अब तेरी कंपनी भी मेरी हो गई, तेरा प्रॉफिट भी मेरा हो गया, बस अब तू मेरे गाइडेंस से काम करते रहे, बाकी मैं अपना कैपेसिटी उतना एक्सपैंड करके ऑर्गेनिकली अपनी चीज़ों को इतना नहीं बढ़ाने वाला। इसलिए मैंने दोनों वर्ड लिखा है, ओन और कंट्रोल। ओन और कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि हम लोग खुद से कर लेंगे या फिर हम लोग सामने वाले को एक्वायर कर लेंगे। तो इसमें फॉरवर्ड इंटीग्रेशन पे थोड़ा जोर डाला गया है, क्योंकि इसके ऊपर एक केस स्टडी क्वेश्चन है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में जैसे कुछ भी सप्लायर के साथ या कस्टमर के साथ जब आप अपना बिजनेस को इंटीग्रेट कर रहे हो, बाई मे बी मर्जर, बाई मे बी एक्विजिशन, और बाई मे बी डूइंग द सेम बिजनेस विद इन योर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसको करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना है कि कोई भी मर्जर एक्विजिशन हम लोग जब भी करते हैं तो उसका एक रीजन होता है कि हम लोग को सिनर्जी चाहिए। तो कंडीशंस फॉर गेनिंग सिनर्जी, सिनर्जी मींस एडिशनल एडवांटेज, बेनिफिशियल ओनली इफ देयर कैन बी सिनर्जी इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ, अगर आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में अपने रेडीमेड गारमेंट्स को जो आप रिटेलर्स को बेच देते थे या डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेच देते थे, आप बोलते हैं हम खुद डायरेक्ट रिटेल करेंगे, हम डायरेक्ट एंड कंज्यूमर को बेचा करेंगे। तो बेनिफिशियल ओनली इफ देयर कैन बी अ सिनर्जी इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। नंबर 1 इज व्हाट, फाइनेंशियल्स। इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स एज इन जो आप लोग एसएफएम में निकालते हो कि वैल्यूएशन में या एनपीवी में कुछ फायदा आना चाहिए। सेकंड, स्ट्रेटेजी और वैल्यूज मस्ट बी सेम। अब यहाँ पे सब जो पॉइंट्स है ये बहुत यूनिक है। स्ट्रेटेजी और वैल्यूज मस्ट बी सेम, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फोकस रहता है, आप सोचिए आप रेडीमेड गारमेंट बनाते हैं और आप बनाते हैं डिफरेंशिएशन फोकस के साथ, क्वालिटी बनाते हैं, क्वालिटी, ठीक है। अब मान लीजिए जो फैशन स्टोर है वो क्वालिटी पे नहीं जाता, वो बोलता है हमको सस्ता चीज बेचना है। तो आप एक फैशन स्टोर को एक्वायर करने का सोच रहे हो, आप बोलते हो उसको उसके ऊपर कंट्रोल ले लेते हैं। तो बट आज तक वो जो मॉडल चला रहा था वो फोकस किया हुआ था कॉस्ट पे और आप क्वालिटी पे फोकस थे, तो दोनों का फोकस मिसमैच हो जाएगा, तो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा, सिनर्जी रियल में आएगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए लिखा हुआ एग्जाम्पल से आपको याद रखना पड़ेगा। थर्ड है मैनेजमेंट स्किल। मैनेजमेंट स्किल मतलब आपके यहाँ पे इतना स्किल्स आपके पास होना चाहिए कि यू आर एबल टू हैंडल द 2 प्रोडक्ट लाइंस। आपके पास इतना स्किल होना चाहिए कि यू आर एबल टू हैंडल द 2 प्रोडक्ट लाइंस। मतलब 2 प्रोडक्ट लाइन हो गया ना, एक तो हो गया कि अपना चीज को मैनेज करो, और दूसरा हो गया कि जो काम आप आज तक किए नहीं, जो वैल्यू चेन सिस्टम आप आज तक संभाले नहीं, यानी कि कस्टमर आता है तो उसको कैसे घूम के गुड्स बेचा जाता है, कैसे उसको एक के साथ दूसरा चीज भी दिया जाता है, वो जो आप किए नहीं आपको वो भी अब करना पड़ेगा, तो वैसा मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए। फोर्थ है मैनेज ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी। अब मान लीजिए आप तो अपना रेडीमेड गारमेंट पहले तो बेच देते थे, अभी तो इंटरनली ट्रांसफर होगा ना, क्योंकि वो भी तो आप ही का डिवीजन है, तो कहीं उसमें राइवलरी खड़ा नहीं हो जाए, वही प्रॉब्लम्स ना आ जाए जो पोर्टर 5 फोर्सेस में समझाया था, विन विन सिनेरियो कैसे क्रिएट हो, तो उसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंक्रीज इन कस्टमर बेस। आपका कस्टमर बेस बढ़ना चाहिए और आपको बॉटल नेक्स को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि अभी आपको पहले तो अपना ही बॉटल नेक समझना था, अब तो उनका भी बॉटल नेक आपका बॉटल नेक हो जाएगा, तो उसको भी मैनेज करना आपको आना चाहिए। तो इसका एडवांटेजेस क्या हो सकता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करने का, कि प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, आपका मार्केट के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल आ जाएगा, क्योंकि आप 2 चीज़ को हैंडल कर रहे हो, तो कस्टमर बेस आपका बढ़ गया, तो बहुत सारे लोग आपके बारे में बोलने लगे, प्राइसिंग आप अपने हिसाब से फिर डिक्टेट भी कर पाओगे, यू आर मोर क्लोज टू कस्टमर्स एंड देयर रिक्वायरमेंट्स एंड यू विल बी एबल टू बिल्ड अ बेटर ब्रांड। देन डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है ये सब करने का, कि आपका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा, आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ सकता है, इंक्रीज वर्किंग कैपिटल इफ देयर इज अ कैपेसिटी मिसमैच। इफ देयर इज अ कैपेसिटी मिसमैच का मतलब क्या है, होता है ना कभी कभी कि आपका मान लीजिए आप यहाँ पे ज्यादा प्रोड्यूस कर लिए, सामने वाला बेच ही नहीं पाया, तो रुपया लग गया, ब्लॉक हो गया, आप सिंक्रोनाइज नहीं करा पाए। बॉटल नेक मैनेजमेंट नहीं करने से आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा, यानी कि WIP में रुपया फंस सकता है।
मैनेजिंग मोर प्रोडक्ट लाइंस वो एक हैसल है। डिफरेंस इन कोर स्ट्रेटजीज, अगर आपका स्ट्रेटजी में डिफरेंस है तो सक्सेसफुल नहीं होगा ये। एम्प्लॉय रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट टू चेंज और कोलैबोरेट, उधर का एम्प्लॉय इधर का बात नहीं सुनना चाहता, इधर का एम्प्लॉय उधर के किसी का आदमी का बात नहीं सुनना चाहता। इंक्रीज ऑपरेशनल रिस्क, अब आपको दो बिजनेस से प्रॉफिट निकालना है तो ऑपरेशनल रिस्क मतलब इसका भी फिक्स कॉस्ट उसका भी फिक्स कॉस्ट, उसका दोनों का रिकवरी करना है। इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क, अगर आपने एक्विजिशन में कुछ रुपया डाल दिया उधार लेके तो बस और ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ गया आपका।